अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट का ये लाइव ब्रॉडकास्ट तौसीफ रहतर के साथ। आपको बता दूं कि जिस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर की बदलती हुई सियासत हमें देखने को मिल रही है, उसी बीच अगर लोकसभा इलेक्शन 2024 की हम बात करें, पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा इलेक्शन को लेकर तैयारियां चल रही है। और मेरे साथ मेरे सीनियर साथी मुदस्सिर ऋषि जी है, जुड़ चुके हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश हम करेंगे कि किस तरह का सियासी सिनेरियो इस वक्त जम्मू कश्मीर में या पूरे देश में चल रहा है। पहले आपका हम वेलकम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब। तौसीफ, जैसे कि आपने कहा कि सियासी सूरत हाल तो तकरीबन सबको पता ही है सियासी सूरत हाल किस तरह का है। लेकिन इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम आए दिन देख रहे हैं सियासी सूरत हाल के हवाले से किस किस चीज़ों यहाँ कहाँ कहाँ से सियासी पार्टियां गुजर रही है या क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है सियासत के मैदान से। तो एक चीज जो यहाँ पे जरूरी है वो ये है कि यहाँ की सियासी पार्टियों का एक नजरिया, जो कि इस वक्त लग रहा है कि उनके पास या तो कोई नजरिया नहीं है। लेकिन अभी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि वहां पे तो सब, जैसे अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें या दीगर जो यहाँ छोटी जमातें हैं उनकी बात करें, तो सब लोग अलग अलग हो रहे हैं और अपने अपने बलबूते पे सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहीं पे कोई बता रहा है कि हमारा इन पे हक है क्योंकि हमने पिछली बार 3 सीटों को जीता था, और कहीं से ये भी आवाजें आ रही है कि हमने तो साथ दिया था लेकिन उनकी तरफ से अपना जो स्टेक है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं सब सब पार्टियां। लेकिन इस बीच में एक खुलासा बन रहा है, जो अगर हम देखेंगे, जो तकरीबन 2014 के इलेक्शनों से जो हमें देखने को मिला, जब वहां से पीडीपी को या बीजेपी को जम्मू से एक बड़ा मैंडेट मिला, और यहाँ अगर हम यहाँ कश्मीर की बात करें, यहाँ पे एक पार्टी को एक बड़ा मैंडेट मिला। उस तरह का खुला जो वहां पे पैदा हुआ था, और वो एक अनहोली एलायंस भी जो बना था, और जिसको ये कहा गया था कि जो ये खुला है इसको भरने के लिए ये जो है ये एलायंस जो हुआ, ये एलायंस हुआ है। लेकिन अगर हम आज देखें, आज भी जो उस टाइम की रीजनल पार्टी कह रही थी कि हम जो ये ब्रिज इन दोनों रीजन के दरमियान एक ब्रिज बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो फिर से मतलब उस पे नजर डालने की जरूरत है कि कैसे ये सियासी सूरत बदल रहा है इस वक्त। आप भी जानते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कह रहा है कि हम जो है इलेक्शन 3 सीटों पे लड़ेंगे, वो भी ज्यादा कश्मीर की 3 सीटों पे फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा पीडीपी का अगर आप पूरे सियासी सूरत हाल को देख रहे हैं आप भी, तो आपको भी पता है कि जम्मू में इस टाइम पीडीपी का उतना खासा कोई उम्मीदवार नहीं है, या उनका उतना वहां पे वोटर्स सामने नहीं आ रहे हैं, सपोर्टर्स उनके वहां पे नहीं है ना, वो वहां पे मेहनत कर रहे हैं कि मतलब वहां पे पीडीपी को मैंडेट मिले या वहां पे पीडीपी को कोई सीट मिले। इस लिहाज से जो यहाँ की रीजनल पार्टी है उनका जो सियासी नजरिया है वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अभी हम देख रहे हैं कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने जो उनका लग रहा है कि हम यहाँ पे सीटें जीतेंगे, वो वो वहां पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बीच में दरार है, जम्मू और कश्मीर के रीजन जो ये इनकी सियासी सूरत हाल के लिहाज से जो बटे हुए हैं, उस पर फोकस करने की जरूरत है अभी, जो हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ की रीजनल पार्टीज कर रही है। जैसे कि आपने फारूक साहब का देखा, फारूक साहब की स्टेटमेंट आए, मोहब्बा जी के स्टेटमेंट्स आए, वो और जो अभी उनकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रही है, जो कन्वेंशन चल रहे हैं, खास तौर पर जो वो एक तो वो श्रीनगर में कर रहे हैं, श्रीनगर में उनकी जो पार्टी की आज मीटिंग हो रही है या उनके जो रैलीज हो रही है वो सेंट्रिक हो रहे हैं एक ही जगह के, या तो वो श्रीनगर में होंगी या बारामूला या तो अनंतनाग साउथ कश्मीर, अनंतनाग या अनंतनाग राजौरी सीट जो अभी डिलिमिटेशन के बाद नजर आई है। उन वहां पे जो है वहां पे अभी इनके जो नुमाइंदे हैं या वहां पे इनकी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट से या पॉलिटिकल तैयारी इन्हीं 3 सीटों पे है। और जो उधमपुर और जम्मू है वहां पे तो इन्होंने वो छोड़ दिया है। तो इसका मतलब यही है कि जो एक सियासी नजरिया होना चाहिए। बात ये नहीं है, अभी ये जरूरी नहीं है कि जो पार्लियामेंट में जैसे ये कह रहे हैं कि अभी पार्लियामेंट में हमें अपनी आवाज पहुंचानी है, वो तो पहले भी थी जो बिल्कुल पार्लियामेंट में आवाज थी। मुदस्सिर जी, पोस्ट एब्रिगेशन के बाद हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो काफी बदल चुकी है, क्योंकि एब्रिगेशन के बाद जब 4 अगस्त 2019 को पीएजीडी बनाया गया था रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों ने, उसके बाद एक इलेक्शन हुआ है डीडीसी, जो अलायंस के तौर पे उन
पॉलिटिकल पार्टियों ने लड़ा। बट जब ग्राउंड पे जो सूरत हाल देखने को मिली थी उस टाइम के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने वहां पे खड़े किए थे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2024 में अब ये लोकसभा इलेक्शन होने को है, जिसमें अभी तैयारियां हर जगह पे चल रही। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, 2 सीटें बिल्कुल उन्होंने छोड़ दी है। ओवरऑल क्या सूरत हाल आपको लग रही है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से और खासकर कांग्रेस को लेके भी क्या सियासी सूरत हाल लग रही है? देखो, बात सीट छोड़ने की नहीं है, बात है कि जो लीडर्स होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो मतलब जिनका एक विजन होता है, जो सोचती है कि कल क्या होगा, जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों में उतना, क्योंकि तवारीख जो है, तवारीख बड़ी पड़ी हुई है इन चीजों से कि कश्मीर की सूरत हाल कैसे बदलती है, कश्मीर के मौसम के एतबार से भी कैसे इनको रिलेट किया जाता है कि यहाँ पे मौसम और यहाँ की सियासत के बारे में कोई प्रिडिक्ट कुछ नहीं कर सकता है। वैसी ही चीजें कि जो अभी सीट छोड़ने की बात कर रहे हैं, मसला ये नहीं है कि ये सीटें छोड़ रही है, मसला ये है कि जो बैरियर बना हुआ है, जो इस लिहाज से भी बैरियर बनेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि कल्चर, अगर हम बात करें, जुबान की बात करें, उस लिहाज से तो हम अलग अलग थे, लेकिन अब सिया एक ही चीज जो हमारे बीच में कॉमन था, वो एक लीडरशिप थी। एक लीडरशिप के हवाले से जो हम एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, अगर वो भी ये खत्म करना चाहते हैं तो उसके नताइज तो जो फ्यूचर है होगा, वो आप ही खुद भी देख रहे हो कि सियासी फ्यूचर उससे कितना पे इनके दाव पे लगेगा। और जैसे आपने कहा कि गुफ्कार एलएनएस, देखो गुफ्कार एलएनएस जैसे सूरत सियासी सूरत हाल जो चल रहा है, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आया, उस लिहाज से अब मतलब एक तो हुआ कि सियासी फायदे के लिए आप इस चीज को यूज कर सकते हो कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो तो चलो पॉलिटिकल बातें हैं, वो सबको समझ आती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्ट करनी चाहिए। भले ही मतलब उनको अभी लोग समझे नहीं समझे, वो तो दूसरी चीज है, लेकिन अभी उनको ये चीजें जरूर याद रखनी चाहिए थी कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, उस पे उनको एक नजर डालनी थी। तो जैसे आपने कहा कि गुप्ता डिक्लेरेशन एक रेजिस्टेंस थी, वो थी, वो मतलब उसका एक अहम रोल था जम्मू कश्मीर की सियासत में, उसका एक बहुत एक अहम रोल था। हम रेजिस्टेंस की बात करें, या एक एहतजाज के तौर पर उसको रखा गया था कि मतलब हम अभी भी है उसके सपोर्ट में, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज एक है। लेकिन अभी फिर भी ये मुफाद परस्ती आ रही है, जो आज नहीं, हमेशा से जम्मू कश्मीर की सियासत में जो चल रही है कि अपने जो अपनी पार्टी को बढ़ावा देना, आज वो सूरत हाल नहीं थी कि आज इस तरह के फैसले किए जाए। भले ही सीट्स किसके पास जाए क्या जाए, अभी उम्मीदवारों की मतलब उतनी बड़ी जरूरत नहीं थी कि कौन से पार्लियामेंट में जाए कौन नहीं जाए। अभी ये था कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो वो सेंटिमेंट्स थे, जम्मू कश्मीर जो पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स थे, जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे उनकी, उन पे उनका ख्याल रखा जाए। उनके जो मतलब अभी जो जैसे कि 2019 के बाद जो यहाँ की रीजनल पार्टियों से यहाँ के लोगों का एतबार जो थोड़ा बहुत हट गया था, थोड़ा बहुत क्या पूरा हट गया था, उसको अभी एड्रेस करने की जरूरत थी। जो कहीं ना कहीं लगा कि अभी जो इलेक्शंस आए और अभी लोकसभा जो होने वाले हैं, इस पे जो इन्होंने अपने जो गिरगट का रंग है वो फिर से उन्होंने बदल दिया। चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां इनको इन पे ही थी, क्योंकि ये बड़ी पार्टीज जी हैं, इनका जी, काफी वोट ऋषि शेयर साहब, भी है बिल्कुल। जम्मू में, दोनों जगह पे जिस इनकी तरह से आप वोट शेयर है। जिस तरह से आपने कहा कि इन दो पॉलिटिकल पार्टियों की एक जिम्मेदारी थी, और लोगों को भी थोड़ी बहुत उम्मीद, जो कश्मीर प्रवास के लोग हैं उनको भी उम्मीद थी कि एक पीएचडी शक्ल में आया, क्या पता आने वाले टाइम में ये सारे इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे। मगर ट्रस्ट की हम बात करें तो जिस तरह से पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो तनकीद कर रहे थे अपनी पार्टी पे, या गुलाम नबी आजाद की पार्टी पे, या बीजेपी पे तनकीद कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पे लोग ट्रस्ट करेंगे? देखो, फिर से वही बात है, जब चीजें ऐसी होती, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी, उनके साथ उनके पास ऐसी कई सारी मिसालें हैं जो अभी चल रही है। जैसे कि कल तक यही जो बोल रहे थे कि अभी हम पीएचडी में हैं, हम ऐसा करेंगे, हम न्यू दिल्ली को मतलब एक रेजिस्टेंस दिखाएंगे, एक एहतजाज करेंगे। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं लोगों पे था, लोगों में एतमाद था कि ये आपस में जो इनकी दूरियां हैं या सियासी मुखालफत जो ये एक दूसरे के कर रहे थे, या जो इनके मतलब अंदरूनी, वो हर किसी पार्टी में होता है,
और ये एक पॉलिटिक्स को बिलातर करके लोगों की बात भी कर रहे हैं लोग, मतलब ये चीजें समझ रहे थे, ये जो ये हो रहा था। लेकिन अब जब मतलब कुर्बानी देने का टाइम आया, अभी बड़ा मौका था इनके पास, क्योंकि इससे पहले डीडीसी इलेक्शन हुए उतने बड़े, वो मतलब ये नेशनल लेवल के इलेक्शन है जो अभी है। इस टाइम इनको एक कुर्बानी देनी थी, किसी ना किसी को कॉम्प्रोमाइज करना था, ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, लोगों को एक दिल जो है वो जीतने पहले जरूरी थे। मुझे लगता है कि जो अभी ये कह रहे हैं कि हमारी एक वॉइस जानी चाहिए पार्लियामेंट में, वो हमेशा से ये कह रहे, चाहे हम पीसी की बात करें या ज्यादातर हम जो बात अभी कर रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहा है कि एक यहाँ से आवाज जानी चाहिए। लेकिन अगर जब हम तवारीख देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो पार्लियामेंटेरियंस या एमपीज जो सबसे ज्यादा थे इन्हीं दो पार्टियों के थे। और पिछली बार जब आर्टिकल, जब वहां बोलने की जरूरत थी, जब धारा 370 को हटाया गया, तब इन्हीं दो पार्टियों के जो वहां पे मेंबर पार्लियामेंट थे तो इन्हीं दो पार्टियों के वहां पे थे। उस टाइम उन्होंने मतलब क्या रेजिस्टेंस दिखाई वहां पे, मतलब किसने बोला? अगर आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाओगे तो आप खुद देखो, जो बारामूला से हमारे एमपी थे मोहम्मद अकबर लोन साहब, तो क्या कब आपने उनको वहां पे वैसे बोलते हुए देखा? कब आपने मसूदी साहब को देखा कि उस चीज पे बात करते हुए? फारूक साहब की अगर आप पूरी सियासत को देखें तो फारूक साहब कभी भी ये नहीं चाहते कि वो न्यू दिल्ली को ऐसे मतलब मुखालफत करे। कब आपने देखा कि सरेआम फारूक साहब ने न्यू दिल्ली या वहां की लीडरशिप को मतलब कन्फ्रंट किया? ऋषि साहब, क्या कभी आपको हमने नहीं लगता देखा है कि कि बिल्कुल, क्या आपको लगता है कि न्यू दिल्ली के अप्रोच में है कोई ऐसी इन दो पॉलिटिकल पार्टियों में जो इस वक्त न्यू दिल्ली के साथ टर्म्स अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर में इन दो पॉलिटिकल पार्टियों का जो सिनेरियो भी देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि कोई अप्रोच इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से हो रहा है दिल्ली की तरफ? बिल्कुल ताउसीफ, मतलब ये चीजें छुपी हुई नहीं है। जो कश्मीर में हो रहा है या जो यहाँ पे, एक ही चीज है, जो यहाँ पे अफवाह उड़ रही है वो कभी भी झूठी नहीं साबित हुई। आज आज तक की जो कश्मीर की तवारीखें, जम्मू कश्मीर की तवारीखें, जब भी यहाँ कोई अफवाह उड़ी वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई। तो जिस तरह से मतलब पहले दावे थे, जिस तरह से डीसी इलेक्शन से एक साल आए, तब भी पीडीपी भी तो तब भी मुखालफत कर, ये उमर साहब को तब भी पता था ये चीज, पीडीपी जो है वो हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रही। सब सियासी पार्टियां, इनका बोर्ड होते हैं, इनके अलग होते हैं, चीजें आएंगी सब। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के मुखालिफ होते हैं, लेकिन जब आप एक होते हो, जब ऊपर की लीडरशिप एक होती है, तो वो चीजें मानी नहीं रखती है। जो अभी उमर बोल रहे हैं कि हम निशाना बना रहे थे पिछले 2 महीनों से, तो इस तरह से लग रहा है कि जैसे 2-3 दिन या इतना टाइम इन्होंने ले लिया कि इतना टाइम से ये कैंडिडेट्स को सरेआम नहीं ला रहे हैं कि कौन कौन पार्लियामेंट में जाएगा। अभी आप भी अफवाहों से सुन रहे हैं कि फलानी कैंडिडेट आएगा, फलानी यहाँ से लड़ेगा, फिर यहाँ से। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बैक चैनल जो है वो पहले भी चलती थी, वो आज भी चल रही है। और जैसे कि आज पूरे देश में माहौल चल रहा है, जो इनके क्लोज एड्स हर पार्टी के होते हैं न्यू दिल्ली में भी, और जो बाकी अपोजिशन के साथ भी इनका जो हमने नीतीश कुमार के साथ बिहार में देखा, जो हमने महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ देखा, या जो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हमने पार्टियों के साथ देखा, वहां भी तो फेरबदल हुआ। और ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है, ये चीजें हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि कहीं ना कहीं पीडीपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दूसरों को कहते थे कल तक कि आप ए टीम हो, आप बी टीम हो, आज उनपे भी सवाल खड़े होने चाहिए। क्योंकि कल तक वो एकता की बात कर रहे थे, आज अचानक से जब कुर्बानी देने का टाइम आया तो आज वो उस चीज से हट रहे हैं। और किस छोटी चीज पे कि वो हमारी मुखालफत करते हैं, वो हमें कहते हैं जो निचले सदर की लीडरशिप होती है तो वहां पे ये चीजें चलती है। लेकिन जब बड़ी लीडरशिप, जहां पे एक तरफ फारूक साहब या एक तरफ उमर साहब, यहाँ से महबूबा जी, मतलब अगर इनमें एक कॉपरेशन होती तो निचले लेवल पे कुछ भी हो सकता है, वहां पे कुछ भी कोई भी बयानबाजी करते तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। लेकिन यही था कि अभी किसी पार्टी को कुर्बानी देनी थी, लेकिन हट गए अपनी कुर्बानियों से। जी, अगर हम अब लोकसभा इलेक्शन की बात करें, जो खासकर 3 सीटें जो कश्मीर की इस वक्त चर्चाओं में ज्यादातर चल रही है, क्योंकि जम्मू की 2 सीटें और लद्दाख की सीट जो है इन पे ज्यादा चर्चा नहीं चल रहा है, खासकर 3 सीटों को लेके ज्यादा चर्चा हो रहा है।
क्या लग रहा है आपको कि किस पार्टी की स्ट्रेंथ है इन 3 सीटों को लेके, या अगर जम्मू की 2 सीटें हैं इन पे किसका पर्दा भारी लग रहा है? क्योंकि कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि अपनी पार्टी के भी प्रोग्राम हो रहे हैं, गुलाम नबी आजाद भी कंटिन्यूअसली प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इनकी तरफ से भी वो प्रोग्राम्स नहीं हुए या बड़े कन्वेंशन नहीं देखने को मिले हैं। तो क्या लग रहा है आपको, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, किस पॉलिटिकल पार्टी का पर्दा भारी है? देखो, अगर हम कश्मीर की पहले बात करें तो कश्मीर में जो है, देखो जम्मू में तो पहले इन्होंने मैदान खाली छोड़ दिया। जम्मू की तो अच्छा। पता है, क्योंकि वहां पे कोई रैली नहीं हो रही वहां पर, तो सीधी सी बात है। या पता नहीं ये खुद स्पेस दे रहे हैं, या मतलब इनको लग रहा है कि वहां पे हमारा मतलब नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वहां पे मेहनत करने की जरूरत भी नहीं, जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनको इन चीजों पे, जैसे खुद भी कहते हैं, इलेक्शन हारना जीतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लड़ना चाहिए था। वोट शेयर की भी बात होती है, और असेंबली आने वाले इलेक्शन की बात भी थी, तो उस पर इनको लड़ना चाहिए। जम्मू में मेहनत करनी थी, जो ये नहीं करे। और जो आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की 3 सीटों पे ज्यादातर जो हो रहा है, देखो अगर हम एक एक करके इन पे बात करें, बारामूला की पहले अगर हम बात करें, बारामूला में 3-4 पार्टियां हैं, वहां पे लीडर्स बड़े हैं। पीपल्स बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस का अपना बहुत बड़ा वोट शेयर वहां पे है, उसको भी नकार नहीं सकते। अपनी पार्टी का अपनी पार्टी का उनका भी वहां पे बड़ा वोट शेयर है। वहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो अभी अगर हम उस पर बे की बात करें, वो वहां पे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम वहां पे देख रहे हैं उनके कन्वेंशन हो रहे हैं। और हालांकि अभी तक उन्होंने किसी पार्टी का दामन नहीं थामा, लेकिन फिर भी उनका एक वोट शेयर है, वो वहां से जीते हुए है। और तीसरी चीज जो वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मुझे लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी थोड़ा स्टेक है वहां पे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि पिछली बार उन्होंने वहां पे से जीता था तो इस बार भी जीतेंगे, क्योंकि अब वो सूरत हाल बदल गई। अगर वो उस भ्रम में जी रहे हैं कि पिछली बार हमने वहां से जीता था, तो उनकी परफॉर्मेंस भी लोगों के सामने है। जब वो मतलब उनके अपोजिशन कैंडिडेट्स वहां पे जाएंगे तो वो वहां पे गिनेंगे, अकबर साहब की अच्छाई भी गिनेंगे, अकबर साहब की बुराइयां भी गिनेंगे, कहीं ना कहीं वो चीजें भी सामने। तो हो गई है बारामूला की सीट। बारामूला की सीट मान लो आपको 30% चांस है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे जीत हासिल करने की। ये आप लिख के लीजिए आज मेरे से कि वो वहां पे उतना ही वो वहां पे कर सकती है। दूसरी चीज आ गई श्रीनगर पे। अब श्रीनगर पे कैंडिडेट डिपेंड करेगा, श्रीनगर पे कौन सा आएगा। अगर फारूक साहब या उमर साहब आएंगे, क्योंकि उसके बगैर उनके पास है कौन, मतलब श्रीनगर से लड़ने के लिए, एक पार्लियामेंट में जाने के लिए फारूक साहब, और यहाँ किसको वो मौका देंगे? मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को वो मौका देंगे। खुद अगर वो लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो सीट तो चलो उनको दी जाएगी, वो मतलब हो सकता है उनके बट पास, वहां अगर पे उनको भी वहां पे वोट हो। डिलिमिटेशन के बाद वहां पे साउथ कश्मीर के कुछ इलाके सेंट्रल कश्मीर के साथ जोड़े गए। हाँ, ये भी है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो पीडीपी का वोट शेयर है उस साइड, शुपियन पुलवामा की बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं पिछली बार मसूदी साहब ने वहां पुलवामा से उनका वोट शेयर था कुछ, इस लिहाज से मैं मतलब ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि कैंडिडेट उनके बड़े हैं, फारूक साहब है, उमर साहब है, उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि उनके जीतने के चांसेस जो सेंट्रल कश्मीर में है, या हम श्रीनगर में कहेंगे, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो वहां पे वो जीत सकते हैं। अब रही अनंतनाग की बात, अगर हम अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग बहुत पोलराइज हो जाएगी। वैसे तो चांसेस यहाँ पे, अगर मोहब्बत जी अगर आएगी इलेक्शन में, तो उनके चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि अपना भी होता है, चीफ मिनिस्टर रह चुकी है जम्मू कश्मीर की, अपना फेस वैल्यू है, वो भी मैटर करती है। और उस तरह के कैंडिडेट्स अगर हम कहेंगे साउथ कश्मीर में, उस लिहाज से उतना बड़ा कैंडिडेट नहीं होगा कोई। अब ये भी मान लो कि राजौरी वाजौरी साइड से आएगा कोई, लेकिन फिर भी अगर हम मतलब एक प्रैक्टिकल वे से देखें हम, या मतलब जो भी सियासी सोच रखने वाले इसको देख रहे होंगे, या इस पे तजिया करें, या इसकी निगाहें जिन पे बनी हुई, उनको भी पता है कि मतलब अगर ये महबूबा जी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेगी, या अनंतनाग राजौरी से उनका हो जाएगा, तो वो जीत जीत जाएगा। हालांकि कंपटीशन होगा, टफ होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी है जिनका अपना अपना वोट शेयर है। लेकिन ऐसा है कि मतलब बहुत मतलब वो फाइट कर सकती है, मतलब जीतने की चांसेस उन पे है। यही है कि जम्मू कश्मीर की 3 सीटें जो है वो बढ़ सकती है 3 पार्टियों में। और मुझे नहीं लग रहा है कि जो ये भी दावे कर रहे हैं कि हमें अपनी वहां पे आवाज पहुंचानी है पार्लियामेंट में, फिर वो पता नहीं क्या तूफान मचाएंगे वहां पे, जो कश्मीरी पिछले इतने सालों से देख रहे हैं वही देखेंगे, फिर भी उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा वहां पे। और ना इनके पास उतने कोई वो मुद्दे होते हैं जो वो वहां पे बोले, क्योंकि इनके पास देखो एक चीज है, वाला बिल्कुल, हमेशा जो जो यही मैं जानना चाहता था आपसे कि अब जब कैंपेनिंग के लिए यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगी, किन मुद्दों को लेके वहां वहां पे लोगों से अब वोट मांगेंगे? क्योंकि इससे पहले
हमने देखा था कि ग्रेटर ऑटोनॉमी के नाम पे वोट लिया जाता था, राजकुमारी के नाम पे वोट लिया जाता था, सेल्फ रूल के नाम पे वोट लिया जाता था, या जेलों में जो बंद थे उनके नाम पे वोट लिया जाता था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो है डिसीजन सुना दिया है, क्योंकि इससे पहले डीडीसी में हमने देखा था कि उस टाइम भी ये कहा गया था कि 370 को अगर बचाना है तो वोट देना पड़ेगा आप लोगों को। किस क्या रणनीति रहेगी आप पॉलिटिकल पार्टी में? देखो, जैसे आपने कहा कि ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार मतलब क्या बताएंगे लोगों को कि अब इलेक्शन किस चीज पे लड़ेंगे। पहले तो ये कह रहे हैं दोनों पार्टी डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम इसके बगैर बिल्कुल कुछ क्या क्या लेके जाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। पहली चीज, मतलब जो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, ये एक फैमिली सेंट्रिक पार्टी है। इनको ये मानना चाहिए ये चीज, वो लोगों के सामने सारी चीजें। देखो, एक चीज है, पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टेक होता है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप ले लो, नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर आप खुद ही नजर डालो कौन कौन वहां पे कहाँ है, प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरीज कौन है, बाकी चीज कौन है, सारे आपको मिलेंगे मतलब फैमिली बेस्ड पॉलिटिशियंस जो देखने को बिल्कुल। मिले। पीडीपी की बात करें, कौन इतना बड़ा वहां पे इंटेलेक्चुअल बंदा है कि जो एक पॉलिसी मेकर हो, जिसने मतलब कोई बड़ा ओहदा संभाला हो यहाँ पे, मतलब क्या हुकूमत में, या जिनका बहुत बड़ा एक लेगेसी हो। जैसे वो होता है, लोगों से मिलना चाहिए, उसमें जो ट्रेडर्स हैं उनसे मिलना चाहिए, जो यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल एक तबका है उनसे मिलना चाहिए, यहाँ के बड़े जर्नलिस्टों से मिलना पड़े, जर्नलिस्टों से भी ये मिले और उनसे बात करें कि क्या क्या चीज। जब देखो पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी ही बनती, ये नहीं है कि हमें रात को ख्याल आया कि महबूबा जी को या उमर साहब को रात, या फारूक साहब को रात को ख्याल आया सुबह हम ये फैसला करेंगे तो कर लिया। ये होता है कश्मीर में, कश्मीर की सियासी पार्टियों में हमेशा से यही होता है कि इनको ख्याल आया ऐसे करेंगे तो कर लिया। लेकिन इस बार इनको ये चीजें करनी थी, सब स्टेक होल्डर्स को अपनी अपने लिहाज से। ये होता है हर पॉलिटिकल, अगर मतलब आप अच्छी सोच के हो, आपको लेना पड़ता है ऑन बोर्ड, या आप किस तरह से उनसे बैठ के मतलब कैसे कैसे होता है, अब वो बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से करनी पड़ती है वो चीजें। बात करनी थी ट्रेडर से, जैसे मैंने कहा किन किन लोगों से इनको बात करनी थी, वहां से एक ये मतलब उठा लेते कि आखिर मुद्दा क्या है, लोग मतलब किस चीज पे तैयार है, या क्या लोगों को चाहिए, किस तरह की सियासत होने वाली है, या लोग किस तरह का जो लोग किस तरह का नुमाइंदा आप चाहते हैं, किस मुद्दे पे वोट डालेंगे लोग, उस तरह का इनको एक मतलब ऐसी पार्टी बनानी थी। एक चीज यहाँ पे मेंशन करूं मैं, जो उमर साहब है, मतलब दादाजी की लेगेसी के बगैर उसके पास क्या है, महबूबा जी वालिद साहब की लेगेसी के बगैर उसके पास क्या है। उनके रिकॉर्ड्स अगर हम देखें, तवारीख जो है, तवारीख तो सबके सामने है, क्या कहती है उमर साहब की जब चीफ मिनिस्टर थे वो, अया है सबके सामने 2010। उसके बाद महबूबा जी सबके सामने है, क्या कुछ किया, क्या कुछ क्या, चलो कैसे गलती से हुआ, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, या उनकी जो उनकी नीयत अच्छी थी, या जो वो कह रहे कि मैं किस तरह का नॉर्थ करना और चाहते। साउथ पोल की लेकिन बात की। जो तवारीख तवारीख से ये चीजें तो मिट नहीं सकती है। इसीलिए उनका एक नजरिया सेट करना चाहिए, पार्टी सेंट्रिक नहीं बनना चाहिए कि अब मैंने मेरी पार्टी जो 10 साल या 20 साल पहले ऐसा कहती थी वो वही आज होगा। नए नए लोगों से मिलना है, ये नहीं है कि आपने जो है सदर भी खुद बनना है, वाइस प्रेसिडेंट भी खुद बनना है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी खुद खुद ही बनना है, सब बिल्कुल कुछ खुद ही बिल्कुल करना है। सब। मतलब बिल्कुल इस तरह से पार्टियां नहीं चलती। और ना कश्मीर के लोग अब जाग चुके हैं, या कश्मीर के लोग अब अवेयर है, कश्मीर के लोग क्या हर जगह के लोग अब अवेयर है, अब ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, सारी चीजें सबको पता है बिल्कुल मतलब। ऋषभ, अब बिल्कुल अब कहते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कश्मीर या जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी तक 47 से लेकर टिल आज के डेट तक पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से हमेशा धोखे ही मिले हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शाह फैसल भी आया था, वो नौजवान लीडर, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व होती है। और लोगों की क्या इस वक्त जो कश्मीर में लोग हैं उनकी क्या ओपिनियन है, क्या वो चाहते हैं? अगर जम्मू की हम बात करें तो जम्मू में डिफरेंट ओपिनियन है लोगों की, बट कश्मीर के लोग अब क्या चाहते हैं कि किस तरह के ख्यालात इस वक्त चल रहे हैं? देखो, जैसे आपने शाह फैसल की बात की, अच्छी बात है ये भी। अगर हम बात करें शाह फैसल के दौर की, किस तरह से वो आए कैसे गए, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस टाइप का आज कोई बंदा खड़ा होता है, ये मान लो
इनकी सियासत, इनकी पॉलिटिक्स उसी दिन बंद हो जाएगी। चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें या कोई दूसरी पार्टी। देखो लोग उस टाइम क्या हुआ, लोग चाहते उस चीज से इनको सीखना पड़ेगा, उस चीज से कि उस टाइम आपने दिखा कितने कितने बड़े बिजनेसमैन अपना बिजनेस छोड़ के उस पार्टी में शामिल हुए, कितने कितने बड़े इंटेलेक्चुअल, कितने कितने बड़े जो ये बड़े बड़े ओहदों पे फाइज थे, उन्होंने अपने जो उनके ओहदे थे उनको खैराबाद करके पॉलिटिक्स में आए थे। और लोग नौजवान किस तरह से उनसे जुड़े थे, आपने खुद देखा। जरा ये आज कर ले, जो क्राउड फंडिंग कर ले, देखते हैं कितने उनको पैसे डालेंगे। उस टाइम लोगों ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस पार्टी को दिया, या नेक नीति से। ये ऐसी कोई पार्टी जम्मू कश्मीर में बनती है तो इनको कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल ऋषि साहब, अब एब्रिविगेशन के बाद दो पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पे वजूद में आई, जिसमें अपनी पार्टी और गुलाम नबी आजाद। और दोनों पार्टियां आज ये दावा कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट के राह पे लेंगे। अभी तक कश्मीरियों को या जम्मू के लोगों को धोखा मिला है। जिस तरह से इस वक्त वो लोगों के सामने जा रहे हैं, लोगों के सामने बात रख रहे हैं अपने कि अभी तक उन पार्टियों ने धोखा दिया है, वहां पे फैमिली राज चल रहा है। यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है, यहाँ पे फैमिली राज नहीं है, यहाँ हर किसी को मौका दिया जाएगा। उनका क्या इस वक्त ग्राफ है क्या? जो जिस तरह शाह फैसल 19 से पहले आए थे, अब जो ये दो पार्टियां, क्या इनमें वो पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है? देखो बात करने के लिए इतना ही बचा है अब, कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, इसी पे वोट दो, ये करो वो करो, यही। एक चीज है, ये हमेशा से बीच में रही है अपनी पार्टी की। अगर आप भी देखोगे अपनी पार्टी का जो पहले से आज तक है, वो हमेशा सेंटर में रही, मॉडरेट रही है हमेशा से। उनने बिजली की बात की, उन्होंने जो है सड़कों की बात की, उन्होंने डेवलपमेंट की बात की। खाली वो इसी चीज पे रही है। और उनपे हम ज्यादा तवक्कुल नहीं करेंगे कि मतलब वो, क्योंकि वो उतना कहते नहीं है जितना वो कहते हैं कि डेवलपमेंट करेंगे। वैसे जैसे अरविंद केजरीवाल की आपने ये आम आदमी पार्टी है, उसी तरह का हम बिल्कुल नैरेटिव आम आदमी उनका पार्टी का भी मॉडल चलेगा। लेके जम्मू कश्मीर में भी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, उनका वो नहीं है कि उनका कोई बड़ा स्टेक भी नहीं, क्योंकि वो भी कभी जीते नहीं है, नई पार्टी है दोनों में। और अगर आजाद साहब की बात करें तो आजाद साहब भी उसी तरह का नैरेटिव लेके आए हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, और उनका रिकॉर्ड है, अच्छा रिकॉर्ड है उनका। और उनको हम ज्यादा इस पे जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। भले ही वो अभी जो असेंबली है, ये लोकसभा इलेक्शन है, उसमें वो थोड़ा वोट शेयर लेंगे, लेकिन उतना नहीं ले पाएंगे। लेकिन असेंबली में वो कहीं ना कहीं टक्कर दे सकते हैं, 3-4 सीटें दोनों पार्टी मिला के ले सकते हैं। जो बड़ी पार्टियां है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मतलब रोल उनका बनता है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का, उनका रोल ज्यादा बनता है। और इनका जो है, जो हम अभी कह रहे हैं कि उन पे जिम्मेदारियां भी बड़ी थी और लोग उन पे भरोसा भी करते थे इस चीज पे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जिस तरह से पिछले 10 दिन या 15 दिन की अगर हम बात करें, फिर ग्राफ देखें जो पॉलिटिकल सरगर्मियां इस वक्त जो चल रही है जम्मू कश्मीर में, आज की अगर हम बात करें, महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रोग्राम किया, तो उसके बाद वो जब वर्करान से खिताब कर रही थी, उन्होंने जो बातें रखी कि जो पीएचडी बना था वो किस लिए बना था। उसके बाद फारूक साहब ने एक दफा कॉल नहीं की, पीएचडी खत्म हो गया। कल से ये बातें चल रही थी, मगर उन्होंने आज फिर से कहा कि 2002 में जब मुफ्ती साहब की सरकार आई, उसके बाद टास्क फोर्स था, उसके बाद इकवान था, वो जो 2002 में जो बातें आई थी, सेम आज 2024 में वही बातें उन्होंने वर्कर्स के सामने रखी है। वही अगर एनसी की बात करें, कल हमने देखा कि फारूक साहब बिश्ना के अंदर एक प्रोग्राम में जाते हैं, वहां पे फारूक साहब कहते हैं कि एक तो 3 सीटों पे हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल या हल ढूंढने में कामयाब होगी। अभी भी इस तरह की बातें सामने आती है, तो इसको आप किस तरह से देखते हो? और दूसरी तरफ से उन्हीं के जो पुराने लीडर है वो कह रहे हैं कि इन लोगों के अच्छे रिश्ते थे एनडीए के साथ, ये चाहते हैं सरकारें उन लोगों के साथ बनाने के लिए। देखो, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मतलब ये जो काम गिनाते हैं उमर साहब, अपने मोहब्बत जी जो है, वो अपने वालिद साहब की लेगेसी पे या उनके जो काम है वही गिना के जो है लोगों को कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वो किया, हमने ये किया। उनका अपना रिकॉर्ड आज लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपने दौर में क्या किया। भले ही उनके वालिद साहब या जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, उनकी बहुत बड़ी लेगेसी है जम्मू कश्मीर पे।
तो उनका काम है, लेकिन इनसे भी तो लोग हिसाब मांगेंगे ना कि आपके दौर में क्या हुआ। देखो, ये तो पहले से इनकी आदत थी कि जो एक बात यहाँ करे, दूसरी बात वहाँ करे। लेकिन अब जो है, अब वो चीज़ें चेंज हो गई। अब लोग भी समझते हैं, अब लोग अवेयर है, वोटर भी अवेयर है, उनको पता है। और एक तरफ से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, खास तौर पे कश्मीर रीजन की बात करें, तो बहुत एक्टिव यहाँ पे लोग हैं सियासत के मामले में, क्योंकि उनको पता है कि आज जो है, आज मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, आज जो है साउथ एशिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, उस पे भी उनकी नजरें हैं। जो मतलब जो गाजा पे जो अभी चल रहा है, उस पे भी उनकी नजरें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर की जो जो यूथ है या जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वो काफी मैच्योर है पॉलिटिक्स के मामले में। उनको ये चीजें पता है कि महबूबा जी क्या बोल रही है, उमर साहब क्या बोल रहे हैं। देखो, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये जो दो पार्टियां आज घूम रही है, इनका कोई वजूद नहीं बच पाएगा अगर लोगों के पास और तीसरा ऑप्शन आएगा। जो यहाँ का रीजनल जो, जैसे कि आपने बात की, जैसे शाह फैसल आए थे, भले ही वो किस कैसे आए थे, क्या है, जैसे कि हमने पहले ही बात की, हम उस पर नहीं जाएंगे वो किस तरह आए थे या किस तरह गए। लेकिन हम ये कहेंगे कि लोगों के पास उस तरह का ऑप्शन नहीं है। अगर लोगों के पास जिस दिन उस तरह का ऑप्शन आएगा, तो ये पार्टियां दिखेंगी नहीं। नहीं, पहले भी आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जिक्र की थी कि उनका भी एक स्ट्रांग होल्ड है नॉर्थ कश्मीर में। क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो काम कर सकती है जिस तरह सजाद लोन के आज स्टेटमेंट आते हैं? देखो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्या, वहाँ पे एक अच्छे कैंडिडेट हैं। अगर हम बात करें, अंसारी साहब उनके हैं, जिनका एक अच्छा वोट शेयर है जो उनकी अपनी कम्युनिटी है, उनका एक अच्छा वोट शेयर है। हम कहेंगे वहाँ पे जो कांग्रेस के जो सदर भी रह चुके हैं कुछ देर के लिए, अब्दुल गनी वकील साहब, उनका अपना वोट शेयर है। और वो वहाँ से दो तीन बार वो वहाँ पे एमएलए भी रहे हैं। सजाद गनी लोन का खुद पार्टी के सरबराह है, उनका भी खुद वोट शेयर है वहां पे। और वहां पे बटा हुआ वोट है, जैसे मैंने कहा ना पहले ही कि वहां पे बहुत कैंडिडेट्स हैं, बहुत पार्टियां वहां पे है। वहां पे वोट बटे हुए हैं, उसका कहीं ना कहीं फायदा सजाद लोन साहब को मिलेगा। और इसी लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जो बारामूला सीट है, वो काफी टक्कर होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे तीसरे नंबर पे मुझे दिख रही है। इससे पहले जो कश्मीर की बात अगर हम करें तो कश्मीर में बहुत कम वोट शेयर आता था, खासकर लोकसभा इलेक्शन को लेके। किसी जगह पे 3% वोटिंग होती थी, किसी जगह पे 7%, और ज्यादा से ज्यादा हमने देखा 10% से ज्यादा वोटिंग लोकसभा इलेक्शन में खासकर अर्बन एरियाज में नहीं होती थी। रूरल एरियाज में जो है वोटिंग होती थी। तो इस वक्त का क्या, अगर वोट शेयर बढ़ता है या वोट शेयर जो इससे पहले यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां लेती थी, इस पे क्या टेक है? देखो, पहले तो अगर हम लोकसभा की बात करें, इससे पहले लोकसभा की बात करें, तो लोग इन लोकसभाओं को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। जो मतलब जो उनका अपना ये पार्टी को वो वोट देते थे, जो सेंटर में पार्टी होती थी उसी लिहाज से, या कैंडिडेट को वो वोट देते थे। लेकिन अब की बार 2024 में ये बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा जो असेंबली इलेक्शंस होंगे। रही बात जो आपने कहा कि वोट शेयर पे अगर हम बात करें, तो वोट शेयर, देखो पहले इनको समझना है कि वोट शेयर बनता कैसे। जो पिछली बार भी हमने देखा कि इन्होंने 3 सीटें जीती, लेकिन जो है 7% या उसके करीब जो है इनका वोट आया। और उसी तरह से जो बिल्कुल बीजेपी का बिल्कुल। है, उनका जो वोट शेयर है, भले 19 सीटें कम जीती, 2 ही जीती, लेकिन उनका वोट शेयर बढ़ रहा है। इसी लिहाज से जो इनको मेहनत करनी है और वोटर्स के पास जाना है, और जिस तरह से बीजेपी इस बार जो है वोट शेयर उनका बहुत ग्राफ ऊपर जाएगा। बीजेपी मतलब अभी नहीं तो कभी ना कभी, या उनका उनका वो उनकी फ्यूचर स्ट्रेटजी होती है। वो ऐसे नहीं करते कि आज उन्होंने इलेक्शन हार हार लिया और वो बैठ गए 5 सालों के लिए, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टियां करती है। और जिस तरह उस तरह बीजेपी, से बिल्कुल जिस तरह बीजेपी अब क्लेम कर रही है कि इस बार कश्मीर के अंदर भी हम जो कंवल का फूल है वो खिलाएंगे, क्या आपको लगता है कि कश्मीर में जो बीजेपी का इस वक्त है वोट शेयर बढ़ चुका है, या वर्कर जिस तरह से अब वो वहां पे एक्टिविटीज कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे कि अभी हम बात करें कि अनंतनाग राजौरी की जो सीट है, उस पे वो काफी मेहनत कर रहे हैं, और वहां पे उनका वोट शेयर बढ़ेगा। और डिपेंड करेगा कैंडिडेट कौन होगा। कैंडिडेट अगर अच्छा होगा तो टक्कर भी दे सकता है, क्यों कुछ भी हो सकता है। अनंतनाग जो राजौरी सीट है, उसमें कुछ भी। तो और एक बात मुझे याद आई जो मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, जिस तरह से जिस तरह से आज महबूबा जी की जो आज जैसे आपने जिक्र की थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, बिल्कुल। एक चीज है जो यहाँ की लीडरशिप में है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो या पीडीपी में हो या पीसी में हो, जितने बड़े लीडर हैं यहाँ पे, 3-4 लीडर यहाँ पे जो बड़े हैं, जिनकी एक नेशनल लेवल पे एक अपनी अप्रोच है। अगर हम उसमें बात करें सजाद गनी लोन साहब की,
और जिनको ऑन बोर्ड लेते हैं न्यू दिल्ली, जिनको समझती हैं कि ये कश्मीर के लीडर्स हैं, उनमें से एक तो पीसी के चेयरमैन जो है सजादुद्दीन लोन साहब, दूसरे फारूक साहब, उमर साहब एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और तीसरी जो है महबूबा जी पीडीपी। लेकिन इनका हमेशा से रहा है कि ये कश्मीर के मुद्दों को छोड़ के ये बड़े मुद्दे पकड़ते हैं। ये इन्होंने हमेशा, इनकी गलती से बहुत बार बीजेपी का नैरेटिव जो है वो आगे बढ़ा है। पता नहीं ये खुद से करते थे वो या इनसे वो करवाते थे वो चीजें, लेकिन इनके नैरेटिव से वो चीजें हुई, वो हमने कई बार देखी है वो चीजें। अगर हम बात करें जैसे मोहब्बत जी ने आज कहा कि जो बाहर के लोग, जैसे कल जो उनने वायरल वीडियो की बात की, वायरल वीडियो की जो उन्होंने बात की कि वहां पे नमाज के वक्त ऐसे ऐसे हुआ, पुलिस वाले ने क्या किया क्या नहीं किया, वहां के लोगों की नजरें हम पे है। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो वहां के लोग हैं उनकी नजरें कश्मीर के लोगों पे। देखो अगर हम बात करें महबूबा जी की, उनको तब से वहां के बाहर के लोग जानने लगे जब से उन्होंने बीजेपी से सरकार बनाई। उससे पहले ना उनकी पार्टी को लोग जानते थे, ना महबूबा जी को जानते थे बाहर के लोग। अब वो हमेशा से चाहते थे जिस तरह फारूक साहब बड़े लीडर बने, भले हमें न्यू दिल्ली जब हमें ऑन बोर्ड ले ले, वो भी चाहती है कि हम भी एक जो मुसलमानों की ये पॉपुलेशन है, हम भी उनकी एक लीडर बने। अरे उसके लिए हमने तो ओवैसी साहब को छोड़ा है, ओवैसी साहब जो कर रहे हैं वो तो बन रहे हैं मुसलमानों के लीडर, उनकी अभी 5-6 सीट ही है, उसके अलावा वो बढ़ नहीं रहे। जब उनको लीडर मानेंगे, क्योंकि उनकी बात सुनते हैं पूरे मुसलमान, उनकी बात सुनते हैं, उनको बनने तो लीडर। आप तो अपना कश्मीर पहले संभालो, जम्मू कश्मीर अपना संभालो। आपको क्या पड़ी है, और किसी को ये नहीं पड़ी है कि कश्मीर के लोगों पे मतलब उनकी नजरें, झूठ है ये सारी चीजें, और हमेशा से। परसों भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 22 करोड़ तो है। मुसलमानों का जिक्र किया। हाँ, पहले तो अपने कश्मीर को बचाओ, जम्मू कश्मीर को बचाओ, फिर आप जाओ जहाँ पे मतलब बड़ा लीडर बनना है। लेकिन हमेशा से ये बात माननी पड़ेगी, जो कश्मीर के लीडर्स हैं वो मतलब इनसे उनका जो है वैल्यू बढ़ जाता है न्यू दिल्ली में कि नहीं ये मुसलमानों के लीडर हैं, और इनको ऑन बोर्ड लेते हैं। ये जरूरत है, सियासी जो माइलेज है इससे उठती है और ये चीजें ये करती है, जरूरत है। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया कि हमारे साथ मुदस्सिर ऋषि जी, इनसे हमने बात की थी। मजीद आपकी क्या राय रहेगी, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखिए।